Hello friends, my name is Medhavi and I'm Cost and Management Accountant. In this video, we will be discussing about the F9 paper of ACCA. ACCA is a global chartered accountancy course. F9 paper deals with financial management. एंड एक गुजारिश है मेरी आप लोगों से कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला सब्जेक्ट है ना, आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा क्योंकि प्रोफेशनल लेवल एसीसीए का जो प्रोफेशनल लेवल है उसको हम अगर जब डील करेंगे, उसको हम जब फेस करेंगे तो हमें ना एक सब्जेक्ट मिलेगा एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो है ना, अगर हमारे बेसिक्स क्लियर होंगे ना तो हम है ना प्रोफेशनल लेवल भी आराम से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है। ये जो पीपीटी है ना बनी गई है वो कापलान बीपीपी और वेरियस अदर सोर्सेज की मदद से बनाई गई है। इस पीपीटी में हम क्वेश्चन आंसर्स भी कवर करेंगे, तो है ना आपको पता चल जाएगा कि किस हिसाब से आपका पेपर पैटर्न आ रहा है, क्योंकि हाल फिलहाल आपका पेपर पैटर्न चेंज हुआ है। हम एमसीक्यूज क्वेश्चंस जो कि नॉर्मली इस बुक में कवर है और बहुत अदर सोर्सेज से हमने पूरे निकाले हैं, तो हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। So without wasting our time, let's get started with our first chapter, which is financial management function. And our first topic is the nature and the purpose of the financial management. अब मैं बार बार एक शब्द बोले जा रही हूँ कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, तो हम समझते हैं इसको आराम से। Financial management is the management of the finances so as to attain the financial objectives of the organization. है क्या? ये क्वेश्चन आपके मन में गुजर रहे होंगे। ठीक है, आराम से सुनते हैं और समझते हैं। मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस मतलब पैसे का मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं हम है ना किसी भी कंपनी को अपने उनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हर एक चीज करने के लिए कुछ ना कुछ सेट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो ऐसे ही कंपनी के भी कुछ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, हम आराम से सब कुछ डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हमारी फर्दर स्लाइड्स में डिस्कस्ड हैं, तो अभी हमारा पूरा का पूरा फोकस फाइनेंशियल मैनेजमेंट को समझने में जाना चाहिए। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस, मतलब पैसे का मैनेजमेंट। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे? हम ये देखेंगे कि हमें पैसा कहाँ से रेज करना है, हम ये देखेंगे कि हमारे पैसे के जो रेज हो गया उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे होगा, हम ये देखेंगे कि कैपिटल स्ट्रक्चर तो हमने डिसाइड कर लिया, उसके बाद हम कौन से प्रोजेक्ट में इस रेज मनी को रेज जो हमने डेट से या इक्विटी के अकॉर्डिंग किया है उसको हम कहाँ लगाएं। अगर हमने लगाया प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट में और प्रॉफिट जनरेट हुआ तो उस प्रॉफिट को हम शेयर होल्डर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड बांटे या रिटेन बैक करें। और इन सब चीजों को मॉनिटर करने के सारे फंक्शंस जो कि सब कुछ होते हैं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कवर है। अब हर चीज को स्टार्ट करने के लिए क्या जरूरी होती है? प्लानिंग। हम घर से बाहर भी निकलते हैं तो भी हम प्लान कर लेते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने हैं, हमें किस व्हीकल का यूज करना है, कि हम खुद की व्हीकल से जाएंगे या ओला या उबर का यूज करेंगे। इसी प्रकार हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग में हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि हम कहाँ से पैसा उठाएं और कहाँ लगाएं। अब प्लानिंग भी कर ली, मैनेजमेंट के फंक्शंस भी देख लिए, लेकिन सही मायने में हम जब तक उस चीज को कंट्रोल ना करें तब तक उसका अच्छा सा आउटपुट नहीं निकल पाएगा। सो कंट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शंस भी कवर कर लिए जो कि आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स मूव फर्दर। What are the financial management decisions? Financial management decisions are basically divided into three parts: investment, financial and dividend. इन्वेस्टमेंट में है ना क्या सोच देखते हैं हम देखते हैं कि where we want to invest our money. फाइनेंशियल में हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि हम पैसा कहाँ से निकालें। जनरली तीन सोर्सेज होते हैं पैसा निकालने के। ठीक है, पैसा रेज करने के, निकालना मतलब रेज करना। डेट, डेट के थ्रू हम रेज करें, इक्विटी के थ्रू हम रेज करें, या दोनों के कॉम्बिनेशन। ठीक है, उससे अगर हम पैसा रेज करते हैं। डिविडेंड, अब क्या हुआ, इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमारा आया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को हमें फ्लो बैक करना है। फ्लो बैक मतलब रिटेन करना है ताकि हम फ्यूचर में इसी प्रॉफिट को अपने एक्सपेंशन में या इन्वेस्ट अपने बिजनेस में यूज कर पाए, ये देखना है। या हमें शेयर होल्डर्स को
इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है. So it's an important decision. It's a kind of a financial decision which is taken by the financial managers. ठीक है. तो financial management decisions तीन प्रकार के होते हैं जो कि हमने डिस्कस कर लिए. इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एंड डिविडेंड. ठीक है. नेक्स्ट स्लाइड. So what is the difference between financial accounts and management accounts? Financial accounts एक defined period के लिए बनाया जाता है. इसका एक set format है जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने डिफाइन कर रखा है. फाइनेंशियल अकाउंट्स जनरली स्टेक होल्डर्स यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि उनको देखना पड़ता है कि कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट या ओवरऑल जनरेशन कैसा हुआ है, ग्रोथ हुई है कि नहीं हुई है. तो ये सारी चीजें है ना, हमें सब कुछ फाइनेंशियल अकाउंट से मिलती है. ठीक है. फाइनेंशियल अकाउंट्स सी not an operation of a company but a company as a whole. Company includes or deals with the various operations. Generally company deals with the various operations, right? Reliance Industries, they deals with the various operations. So अगर उनका financial accounts बनेगा ना तो वो Reliance का बनेगा, उनके particular operation का नहीं बनेगा. Whereas management accounts में क्या होगा कि उनका कोई set format नहीं होता. ये इंटरनल यूज के लिए होता है जो कि मैनेजर्स करते हैं. जनरली क्या होता है कि देखा जाता है कि कॉस्ट सही से हम अलोकेट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, अगर ओवर टाइम हो रहा है तो ये देखना होता है. ये सारी चीजें मैनेजमेंट अकाउंट्स कवर करता है. ठीक है. क्योंकि ये कंपनी के इंटरनल्स मैटर होता है जो कि मैनेजर्स को चाहिए होता है ताकि वो अपने डिसीजंस फ्रूटफुल तरीके से ले पाए. ये सारे डिफरेंसेस हमने कवर कर लिए जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है. हम आगे बढ़ते हैं. एक क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने और हम देखेंगे कि हम सही आंसर कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे. अभी अभी हमने बाइफर्केशन देख लिया तीनों टर्म्स का, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग. ठीक है. सो फर्स्ट आता है रिव्यू ऑफ ओवरटाइम स्पेंडिंग. मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट ऑफ द फाइनेंसेस. ओवरटाइम अगर स्पेंड हो रहा है तो उससे लेना देना नहीं होता. ठीक है. क्योंकि अभी तीन तरह के डिसीजंस भी हमने डिस्कस किए, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड. उसमें कहीं भी ओवर टाइम स्पेंडिंग का कोई भी जिक्र नहीं था. ठीक है. उसमें तो हम पैसा कहाँ से लें, कहाँ लगाएं और प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करें नहीं करें ये देख रहे थे. ऐसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होएगा कि हम फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो हमने बनाई है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये सारे पार्ट होते हैं फाइनेंशियल अकाउंट्स के. अगर ओवर टाइम स्पेंडिंग हो रही है उसका रिव्यू करना है तो उसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी कोई पार्ट नहीं है. ये सारा जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्योंकि मैनेजर्स को देखना है ना कि ओवर टाइम हो रहा है या नहीं हो रहा. ठीक है. सो आंसर इज review management accounting. Review of overtime spending, answer is management accounting. So next is depreciation of non-current asset. Non-current asset is a part of our company. अब इसमें क्या होगा, इसके depreciation लग रहा है तो उसका रिव्यू या उससे हमारे डिसीजंस पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना. तो इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग. फाइनेंशियल मैनेजमेंट का भी पार्ट नहीं है क्योंकि अभी डिस्कस किया अपन ने. तो ये किसका पार्ट होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का. ठीक है. अब उसके बाद आते हैं एस्टैब्लिशिंग ऑफ डिविडेंड पॉलिसी. डिविडेंड पॉलिसी द थर्ड फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स, द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव इज डिविडेंड, राइट? So if we want to establish a dividend policy, so it's a part of a financial management. Evaluating proposed expansion plan, it's a part of an investment decision of the financial management decision, whether we want to expand our business or not. Investment, हम invest करें या नहीं करें. ठीक है. तो it's a part of a financial management. Appropriation of overheads to cost unit, internal matters, related to the internal matters, right? So ये यहाँ पे जाएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्योंकि इससे है ना हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और फाइनेंशियल अकाउंटिंग को ये हम दिखाते नहीं है. ठीक है. तो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है. आइडेंटिफाइंग अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स, it's a part of a financial accounting which is shown in the profit and loss account and it's reflected in the balance sheet as well. We have prepared the balance sheet and profit and loss account. We are well known that this will just be classified in the financial accounting. Okay. So our next topic is the financial objectives and the corporate strategies. ठीक है. इसमें क्या हुआ कि
ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जबकि हम क्या चाहते हैं कंपनी से, ठीक है। अब आते हैं हम फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स एंड रिलेशनशिप विद द कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं कि हम क्या चाहते हैं कंपनी से, और स्ट्रैटेजी होती है कि हम उसको कैसे अचीव कर पाए, ठीक है। हाउ टू गो अबाउट इट, स्ट्रैटेजी ये होती है, ठीक है। तो कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, आउटलाइन करते हैं कंपनी की एक्सपेक्टेशंस। अब ऑब्जेक्टिव्स जनरली क्या होंगे कि कंपनी की ग्रोथ होए, प्रॉफिट होए, मार्केट का शेयर बढ़े, कैश फ्लो आए, ठीक है। ये अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स हैं। आगे बढ़ते हैं। Financial objectives are basically categorized into three parts. The first part is shareholder wealth maximization. ये ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री फॉलो कर रही है। एक एग्जांपल लेते हैं। रिलायंस का शेयर पहले 200 का हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में वो 1300 से 1400 की रेंज के बीच में चल रहा है, ठीक है। वो जब चल रहा है, अगर शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो इससे किसको क्या फायदा है, ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर अभी हम कुछ ही देर में डील करने वाले हैं। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होती है, शेयर्स, ठीक है। अगर उनके शेयर्स की प्राइस बढ़ेगी तो उससे कंपनी को क्या फायदा है। अब सोचिए कि अगर है ना स्टॉक मार्केट में रिलायंस आज 1400 का चल रहा है, तो इससे किसको क्या फायदा है, सबको फायदा है। अगर शेयर होल्डर्स खुश होंगे, उनको लग रहा है कि कंपनी में प्रॉफिट होगा, उनकी एक्सपेक्टेशंस कंपनी मीट कर पा रही है, तो उससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा। अगर इन्वेस्ट ना भी करें, जैसे हमने है ना आईपीओ अभी नहीं निकाला या एफपीओ नहीं निकाल रखा, तो इन्वेस्टमेंट तो नहीं मिल पाएगा ना। तो कोई बात नहीं, अगर स्टॉक मार्केट में हमारी शेयर प्राइस बढ़ेगी तो हमारी गुडविल बढ़ेगी, और अगर हमारी गुडविल बढ़ी तो हमारे है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे होंगे, अच्छे दिखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे दिखे तो बैंक्स हमें लोन दे पाएंगी जब भी जरूरत पड़ेगी। तो ये देख रहे हैं आप, विशियस सर्कल पूरा चला। कि क्यों चला, क्योंकि हमारी शेयर मार्केट में हमारी शेयर प्राइस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो बहुत मेजर कंपनीज जो भी होती है ना, उनका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स यही होता है कि वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करें, क्योंकि शेयर होल्डर खुश तो पूरा एक विशियस सर्कल हम अचीव कर पाएंगे, जो कि हमने अभी डिस्कस किया। सेकेंड आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि हम प्रॉफिट बढ़ाएं। हमारे पास गिवन इनपुट होते हैं, उससे हम मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं और वेस्टफुल कॉस्ट को हम रिड्यूस करते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में। इसमें क्या होगा कि है ना, कंपनी के पास जितना भी होगा ना, जो कुछ भी सामान होगा या जितना भी वो रॉ मटेरियल परचेज करेगी, उससे वो ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने पाएगी। उसका सिर्फ मोटो है प्रॉफिट दिखाना। शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बीच में हम डिफरेंशिएट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो आपको और जितनी भी क्वेरीज आपके मन में आ रही है वो अभी पूरी क्लियर हो जाएंगी। थर्ड आता है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर में क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होता है, द टोटल अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि ईपीएस एक माइन्यूट सा पार्ट है। अगर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे, मतलब डिनोमिनेटर में हमारे नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा होंगे, तो हमारा ईपीएस कम आएगा। और नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स अगर हमारे कम होंगे तो हमारा ईपीएस ज्यादा आएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारी एक्चुअली देखा जाए तो अगर ग्रोथ हो रही है तो हम उसको स्केल अप नहीं कर पाएंगे ना, हम वो देख नहीं पाएंगे कि हम ग्रो कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। तो ईपीएस वाला जो फॉर्मूला, ये ईपीएस वाला जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव है, जनरली इंडस्ट्री में नहीं आता। ये दोनों बहुत यूज होते हैं इंडस्ट्री में, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। पर शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही ज्यादा जनरली यूज आता है, क्योंकि पूरा एक विशियस सर्कल जो कि अपन ने डिस्कस किया वो अटेन कर पाता है ये, ठीक है। अब आते हैं हम डिफरेंशिएशन बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंसंट्रेट्स ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट, ठीक है। और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में क्या होता है कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ने में मदद होती है, क्योंकि अगर शेयर होल्डर खुश होगा तो वो इन्वेस्ट करेगा ना, उसको डिविडेंड मिलेगा, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ रही है।
अब नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे बढ़ रही है ये बताती हूँ। जैसे शेयर अपन ने अगर पहले रिलायंस का शेयर 200 का खरीदा था, ठीक है, और वो आज 1400 का बिक रहा है, तो ये जो 1200 का है हमारा नोशनल कैपिटल गेन है ना। तो अगर नोशनल कैपिटल गेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू उस चीज की बढ़ती जा रही है, ठीक है। वेराज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ मैक्सिमम आउटपुट निकालना चाहते हैं अपन, ठीक है। मेन पर्पस क्या होगा इसका, कि प्रॉफिट डिराइव करें, और इसका मेन पर्पस कि वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़े, मार्केट का वैल्यू ऑफ द शेयर बढ़े, ठीक है। फॉर्मूला है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल रिसिप्ट्स, टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स माइनस टोटल कॉस्ट, सॉरी। और इसका फॉर्मूला है नंबर ऑफ द शेयर ओन्स इनटू द नंबर ऑफ इनटू द करंट स्टॉक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। ये जो होगा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, हम है ना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट सिर्फ शॉर्टर टाइम स्पेंड पीरियड के लिए लगा सकते हैं, लॉन्गर के लिए नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रॉफिट एक ऐसी चीज है कि जो एक ड्यूरेशन में, मतलब एक साल के लिए ही हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि हमें इतना प्रॉफिट होगा। लेकिन वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है ना जनरली लॉन्गर टाइम स्पेंड पीरियड के लिए होता है। इसमें अपन क्या करते हैं, अपन सोच सकते हैं कि अपनी शेयर की मार्केट प्राइस या वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी कितनी तक बढ़ेगी, ठीक है। अब आते हैं हम एक क्वेश्चन पे, और इस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। X made a earning attributable to the shareholders of 82 lakh 50,000 in 2008 and 88 lakh in 2009. The company's share capital was 12 million ordinary share into $1 each of both of the years. Calculate the EPS for 2008 and 2009 and EPS growth in the relative and absolute term. हमें EPS निकालनी है। EPS का फॉर्मूला मैंने अभी आपके सामने बोला था कि टोटल अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल्स टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। तो अब अर्निंग्स अब एट्रीब्यूटेबल 2008 में हमारे पास कितनी है, 82,50,000, ठीक है। और हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 12 मिलियन, क्योंकि $1 का एक शेयर है ना, तो 12 मिलियन हुआ। अगर हम 82,50,000 को डिवाइड बाय 12 मिलियन करेंगे तो हमारी 2008 की ईपीएस आ जाएगी, दैट इज 68.8। ऐसे ही हम 2009 की ईपीएस निकाल लेते हैं, वो है 88 लाख, सॉरी यहाँ पे 8 ज्यादा लग गया है, इट्स 0 नॉट 8, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स दैट इज 12 मिलियन, क्योंकि वो चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 74। अब आता है कि ईपीएस एब्सोल्यूट टर्म्स और ईपीएस रिलेटिव टर्म्स होता क्या है। ईपीएस एब्सोल्यूट टर्म्स इज द डिफरेंस बिटवीन द ईपीएस ऑफ 2009 एंड 2008। दो ईयर्स की ईपीएस के डिफरेंस को हम ईपीएस ग्रोथ इन एब्सोल्यूट टर्म्स बोलते हैं, ठीक है। while EPS growth in relative terms क्या होगा, EPS growth in absolute term divided by the base year EPS। मतलब कि अभी जो EPS हमारे पास आई एब्सोल्यूट टर्म में, मतलब दोनों का जो डिफरेंस आया उसको अपन डिवाइड करेंगे बेस ईयर के EPS। बेस ईयर का EPS मतलब जिस ईयर के EPS से हम उस कंपेयर कर रहे हैं, तो हम 2008 के EPS से कंपेयर कर रहे हैं ना, तो अगर 5.2 डिवाइडेड बाय 68.8 करेंगे दैट इज 76% is our EPS growth in relative term, ठीक है। और कंक्लूजन पे आ जाते हैं। कंक्लूजन ये होता है कि EPS जो भी अपन निकाल रहे हैं ना, वो पास्ट डेटा से डिपेंड करता है। पास्ट डेटा पे कैसे डिपेंड हुआ कि अर्निंग होगी तो एक पर्टिकुलर ईयर की अर्निंग होगी ना, जब तक वो ईयर कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारे पास वो टोटल अर्निंग नहीं आ पाएगी। अगर टोटल अर्निंग नहीं आ पाई और अगर मुझे आज की डेट का EPS चाहिए तो अपन नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमारे पास सिर्फ टोटल अर्निंग जो आएगी वो आएगी 2018 की, 2019 की अभी का बैठ के अगर आज हम EPS निकालें तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इट कैन बी इजीली मैनिपुलेटेड, ठीक है, बाय द चेंज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी। प्रोविजंस डालेंगे, प्रोविजंस का अमाउंट अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे प्रॉफिट्स कम आएंगे, प्रॉफिट्स कम आएंगे तो जितनी भी अर्निंग्स हम शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो ऑब्वियसली कम हो जाएगी उसके अकॉर्डिंगली। तो इसको आराम से मैनिपुलेट करा जा सकता है EPS को। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हमने डिस्कस कर लिए, अब नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स पे भी आ जाता है। सबसे पहला नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स आता है हमारे पास वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कैसे खुश किया जाए। जनरली एम्प्लॉइज को खुश करने के लिए दो तरीके हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियसली सबको पता है कि सैलरी, ठीक है,
सैलरी उनको टाइम पे दी जाए, बोनस उनको टाइम पे दिया जाए, कमीशन उनको दिया जाए। कमीशन जनरली क्या होता है, सेल्स बेसिस पे दिया जाता है या प्रॉफिट के कुछ प्रोपोर्शन पे दिया जाता है, कि अगर एम्प्लॉय ने पर्टिकुलर अमाउंट सेल कर दिया तो उसको इतने परसेंटेज में उसको कमीशन मिल जाएगा। तो एक तो हो गया सैलरी, और दूसरी तरीका उसको खुश करने क्या होगा कि उसकी नॉलेज को एनहांस किया जाए। जनरली बहुत सारी जो आईटी कंपनीज है और बहुत तरह की कंपनीज है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, ताकि वो अपनी है ना हर सालाना अपनी स्किल्स इंप्रूव कर पाए। अगर एम्प्लॉय की स्किल्स इंप्रूव होएगी ना तो इन शॉर्ट कंपनी ही खुश होएगी। पर अगर ट्रेनिंग प्रॉपरली प्रोवाइड हो रही है ना, क्योंकि हर इंसान पैसे के साथ साथ ग्रोथ भी देखता है, तो ग्रोथ अगर मिल जाएगी एम्प्लॉयज को तो फिर वो वहां पे टिक पाएगा ज्यादा समय पे। इसलिए वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज भी हमें देखना पड़ेगा। वेलफेयर ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को खुश कैसे किया जाए। मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेते हैं हमारी कंपनी के लिए, तो उनको खुश करने के लिए हम क्या करेंगे, पर्क्स प्रोवाइड करेंगे उन्हें। ठीक है, प्रोविजंस ऑफ द सर्विसेज, सर्विसेज इसमें आती है पब्लिक, जनरल पब्लिक को खुश रखना है हमें। जनरल पब्लिक को खुश कैसे रखेंगे कि उनकी डिमांड जो बहुत आजकल क्या होता है कि पब्लिक की आप डिमांड अगर पूरी कर पाएंगे ना तो आप मार्केट में टिक पाएंगे। तो आप उनकी अगर डिमांड पूरी कर रहे हैं, है ना, तो फिर आप नॉन फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स भी अचीव कर पा रहे हैं। फुलफिलमेंट इन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर इज द किंग, हमने सबने सुना है। तो अगर आप भाई किंग खुश, राजा खुश, तो प्रजा तो अपने आप ही खुश। तो अब राजा को खुश करने के लिए क्या किया जाए, उनको सही दाम पे प्रोडक्ट दिया जाए, उनकी आफ्टर सेल सर्विसेज की जाए, उनके सजेशंस देखे सुने जाए, उनकी जो इंक्वायरीज है उनको डील किया जाए। ठीक है, फुलफिलमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द सप्लायर्स, सप्लायर्स कैसे खुश होंगे, सप्लायर्स खुश होंगे क्योंकि हमने उनसे रॉ मटेरियल परचेज किया है। ठीक है, क्रेडिट पे परचेज किया है, तो क्रेडिट पे जो परचेज किया है उनको हम टाइम दिया पे कर रहे हैं, ये देखना है अपन को। ठीक है, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, एक बात डिस्कस करूंगी आपसे इसके लिए। गवर्नमेंट ने पता है क्या कर रखा है, वेरियस इंडस्ट्रीज डिफाइन कर रखी है, उसमें आपको पोल्यूशन डिफाइन कर रखा है कि इस इंडस्ट्रीज को इतना पोल्यूशन ही जनरेट कर सकती है वो इंडस्ट्री। तो क्या हुआ कि अगर वो पोल्यूशन अगर आप जनरेट कर रहे हो उतना, तो आप सोसाइटी में मदद कर रहे हो। ठीक है, मतलब अगर आप जैसे मान लीजिए एक इंडस्ट्री को 2% ही पोल्यूशन जनरेट करना है, तो अगर वो 2% ही जनरेट कर रही है तो वेल एंड गुड। अगर वो ज्यादा कर रही है तो वो डिग्रेड कर रही है हमारी सोसाइटी को। ठीक है, तो ये हम डिग्रेड ना करें अपनी सोसाइटी को, हम अपनी सोसाइटी को खुश रखें, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। Our third topic is stakeholders. Stakeholders are the persons that influence our business, whether directly or indirectly. ठीक है, they influence our business whether directly or indirectly. They are broadly categorized into three parts. मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी क्या, आप एडजस्ट कर लीजिएगा इनडायरेक्टली की स्पेलिंग। ठीक है, स्टेक होल्डर्स आर ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, इंटरनल, कनेक्टेड एंड एक्सटर्नल। इंटरनली जनरली जो इंटरनली अपनी कंपनी को अफेक्ट कर रहे हैं, जो कि एम्प्लॉयज होते हैं। पेंशनर्स, पेंशनर्स आर द पर्सन जो पहले एम्प्लॉयज हुआ करते थे लेकिन अब वो है ना क्या हो गए, रिटायर्ड हो गए, तो उनको पेंशन मिल रही है। मैनेजर्स, डायरेक्टर्स। कनेक्टेड, कनेक्टेड हमारी कनेक्टेड जो स्टेक होल्डर्स ग्रुप होते हैं वो हमारी कंपनी को अफेक्ट करते हैं लेकिन इतना नहीं कर पाते। ठीक है, वो है होते हैं शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स जिनसे हमने पैसा रेज किया है, कस्टमर्स, कस्टमर्स अगेन, बैंकर्स जो हमें पैसा दे रहे हैं, सप्लायर्स जो हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहे हैं, एंड कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिशन नहीं होगा तो अच्छा इंसान नहीं निकल पाएगा। इंसान के अलावा क्या कंपनी में भी कंपटीशन होता है, तो ये जरूरी है। एक्सटर्नली क्या होगा, गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होती है, प्रेशर्स ग्रुप होते हैं, लोकल एंड नेशनल कम्युनिटीज एंड रेगुलेटरी बॉडीज होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ हमें उनको पूरा भी करना पड़ेगा। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स के क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ऑब्वियसली वो चाहेंगे कि हमारे शेयर का प्राइस बढ़े, हमें डिविडेंड सही से मिले। ठीक है, ये तो अपन ने पहले भी डिस्कस किया था शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, डिविडेंड है ना। और ट्रेड पेबल्स के लिए हमने अभी भी डिस्कस किया कि क्रेडिट पे जो हमने हमें रॉ मटेरियल परचेज किया उसको हम टाइमली पे कर पाए। ठीक है, ये इक्वल्स टू है, ठीक है, पे कर पाए। लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स क्या होते हैं, ये बैंकर्स होते हैं।
इनके जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होगा कि प्रिंसिपल अमाउंट अपन पे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। बैंकर्स जनरली हमें जो लोन देते हैं ना वो असेट की मॉर्गेज के अगेंस्ट देते हैं, तो वो बार बार चेक करते रहते हैं कि वो जो असेट होगी ना हमारी, वो हमें ना असेट उनके पैसे को प्रिंसिपल अमाउंट को मीट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। तो अगर मीट नहीं भी कर पाती ना, तो हमें वो बार बार पिन करते रहते हैं कि हमारी एसेट की डिग्रेशन हो चुकी है, मतलब डिग्रेड हो चुकी है हमारी एसेट। तो अगर वो डिग्रेड हो गई हमारी एसेट, तो वो बोलेंगे कि है ना आप और एसेट जोड़ दीजिए उसमें, वो आप टाइमली इंटरेस्ट पे कीजिए, और प्रिंसिपल आप पे कर पा रहे नहीं कर पा रहे। एम्प्लॉयज के क्या ऑब्जेक्टिव होंगे, नॉलेज अभी अभी डिस्कस किया था, ठीक है। गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव एक तो सभी जानते हैं, क्या, टैक्सेशन। टैक्स आप टाइमली पे कर रहे हैं, ठीक है। उनके जो लॉज हैं, जो गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज लगा रखे हैं, कंपनीज एक्ट 2013, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, जो बहुत सारे जो कोड हैं आप उनको फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ये देखना है। एक और चीज होती है इसमें, यहाँ पे सब्सिडी गवर्नमेंट क्या करती है, सब्सिडी प्रोवाइड करती है बहुत सारी चीजों में। तो जैसे मान लीजिए हमें है ना कुछ रॉ मटेरियल बनाना है, सॉरी, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बनाना है, और वो फिनिश गुड्स हमारी इकोनॉमी को ग्रो करने में मदद करेगा। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हमें, और उसके लिए हमें मशीनरी चाहिए, तो मशीनरी आएगी, हम उसको इम्पोर्ट करेंगे, वो 100 करोड़ की मशीनरी होगी, ठीक है। अब क्या होगा कि गवर्नमेंट हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर देगी कि वो 100 करोड़ की मशीन हमें 80 करोड़ में मिल जाए। तो ये सारी सब्सिडी गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करती है क्योंकि वो इकोनॉमी को बढ़ाना चाहती है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि हम सब्सिडाइज कैटेगरी में फॉल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे। अब मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं कि वो जो हमारे लिए इतना काम कर रही है उसके बदौलत हम उनको पर्क्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, ठीक है। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन हम अच्छी से डिस्कस करेंगे फर्दर स्लाइड्स में। सो अभी आप इतना जान लीजिए कि मैनेजमेंट को पर्क्स चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ टॉपिक आता है मेजरिंग द अचीवमेंट ऑफ द कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स। और इसमें क्या होगा कि हम हर चीज को, अगर हमने कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, जब तक हम उनको मेजर नहीं करेंगे तब तक हम पता नहीं कर पाएंगे ना कि हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। जैसे कि एक रियल लाइफ एग्जांपल ले लीजिए, हमारे पेरेंट्स हमें देखते रहते हैं कि हम सही जा रहे हैं नहीं जा रहे, गलत संगत में तो नहीं जा रहे हम, ठीक है। ऐसे ही कंपनी को भी देखना पड़ता है हमें कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं वो सही हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। तो सबसे प्रैक्टिकल लाइफ में किसी भी चीज को मेजर करने के लिए रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। The broad categories of the ratios are profitability and return, debt gearing, liquidity, shareholder investment ratio. Some of the ratios we will discuss in this slide, and some of this ratio will be discussed in the further videos, that upcoming videos. ठीक है, let's get started. इस चैप्टर में जितने भी ratios थे ना वो इसमें डिस्कस हो रहे हैं, तो निश्चिंत रहिएगा आप। सबसे पहला रेशियो आता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से बोलेंगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने वापस से आराम से क्यों बोला। शब्दों में ही इसका मतलब है, कैपिटल एम्प्लॉयड जो हमने पैसा लगाया है, कंपनी के पास जितना भी कैपिटल एम्प्लॉय हो रखा है, ठीक है, कंपनी के पास जितना पैसा है उसके ऊपर जो रिटर्न जनरेट हो रही है, रिटर्न जनरली प्रॉफिट होता है, उसको अपन मेजर करते हैं। किसी भी रेशियो को समझने के लिए या किसी भी चीज को समझने के लिए आप उसके मतलब को आराम से समझ लीजिए, आराम से आपको हमेशा के लिए वो याद हो जाएगा। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम क्यों निकालते हैं, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी चेक करने के लिए। फॉर्मूला बहुत आसान है, पीबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। मैम आप पीबीआईटी ऊपर क्यों ले रहे हैं, पीबीआईटी इसलिए ऊपर लिया जाता है क्योंकि कंपनी के जो कोर ऑपरेशंस होते हैं ना, जो सोली ऑपरेटिंग फंक्शन होते हैं, वापस से लिख देती हूँ, कोर ऑपरेशंस जो होते हैं ना कंपनी के, वो पीबीआईटी डिफाइन करता है। अब पीबीआईटी इंटरेस्ट और जो टैक्सेस होते हैं ना वो आफ्टर चीजें होती हैं, अगर आप ऑपरेशन की बात की चीजें होती हैं। मतलब क्या होता है, देखो टैक्सेस तो हर साल वेरिएट हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमारे उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हमने लोन कितना ले रखा है। लेकिन अगर कोर ऑपरेशन का देखना होगा ना पार्ट, की प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ है हमारे बिजनेस से, वो पता चलेगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रादर देन, ठीक है, rather than comparing from the profit after interest and tax, ठीक है।
कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटीज। आगे बढ़ते हैं। Return on capital employed can be bifurcated into two parts. The first one is profit margin into asset turnover. Profit margin is the margin जो हम sales के ऊपर कमा रहे हैं. Profit divided by sales revenue is equals to the profit margin. Whereas asset turnover ratio means कि हमारी asset sales revenue में कितना मदद कर पा रही है. The formula is sales revenue divided by capital employed. समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी। इसमें जो अपन रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं वो कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ठीक है। कंपनी देख रही है कि हमारी जो शेयर होल्डर्स की अर्निंग पावर है वो कितनी है, अर्निंग पावर ऑफ द शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट कितनी है, तो इसलिए हम रिटर्न ऑन इक्विटी निकालते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है अर्निंग एट्रीब्यूटेबल टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय द शेयर होल्डर्स इक्विटी। अब अगर हमारी इक्विटी ज्यादा आएगी, अभी मैंने विशियस सर्कल डिस्कस किया था कि शेयर होल्डर में शेयर मार्केट में शेयर प्राइस अगर ज्यादा आएगी तो क्या फायदा होगा। ऐसे ही अगर हायर रिटर्न ऑन इक्विटी आती है तो हमारी कंपनी की गुड मैनेजमेंट को वो डिपिक्ट करता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट, एन इम्पॉर्टेंट रेशियो विच इज जनरली हम निकालते हैं, ठीक है। हमारी कंपनी की मैनेजमेंट की अच्छी वो देखने के लिए एबिलिटी है या नहीं है, ठीक है। अब हमने डिस्कस किया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू के इन्वेस्टमेंट रेशियो, हम डिस्कस करते हैं शेयर होल्डर इन्वेस्टमेंट रेशियो। शेयर होल्डर्स भी तो देखेंगे कि कंपनी ग्रो कर पा रही है नहीं कर पा रही, तो जनरली शेयर होल्डर्स 3 रेशियो की मदद लेते हैं देखने के लिए कि कंपनी ग्रो कर पा रही है नहीं कर पा रही। सबसे पहला है डिविडेंड यील्ड, सेकंड इज अर्निंग पर रेशियो एंड प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर रेशियो तो अर्निंग पर शेयर रेशियो हम पहले डिस्कस कर ही चुके हैं, हमने क्वेश्चन भी किया है उसका। So let's get started with dividend yield. Dividend yield का मतलब क्या होता है कि हम जो कंपनी की मार्केट प्राइस चल रही है उसके ऊपर हम कितना डिविडेंड निकाल पा रहे हैं, डिविडेंड ले पा रहे हैं। डिविडेंड यील्ड किसकी मदद ले रहे हैं? एक्स मार्केट प्राइस डिवाइडेड बाय एक्स मार्केट प्राइस। हम डिनोमिनेटर में एक्स मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर क्यों ले रहे हैं? अगर ठीक है, शेयर प्राइस दो तरह की होती है, कम प्राइस कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड, ठीक है। कम डिविडेंड में क्या होता है, डिविडेंड का पार्ट उस शेयर में इंक्लूड होता है, शेयर की प्राइस में इंक्लूड होता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक शेयर चल रहा है 12 रुपए का और उसको हम बोले कि 12 रुपए कम डिविडेंड है और डिविडेंड की प्राइस चल रही है 2 रुपए, ठीक है। तो इसका मतलब 12 रुपीज कम डिविडेंड मीन्स इट इंक्लूड्स द 2 रुपी डिविडेंड इन दैट, है ना। तो अब अगर हमें एक्स मार्केट प्राइस निकालनी होगी तो वो कैसे होगी? 12 माइनस 2 दैट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि एक्स मार्केट प्राइस क्यों आ रही है नीचे। अगर हमने ऊपर भी, जैसे अगर हमने डिविडेंड यील्ड निकालना है, अपन ऊपर तो लेंगे डिविडेंड पर शेयर दैट इज 2 रुपीज विच इज गिवन टू अस, और अगर अपन नीचे 12 ले लेंगे ना, तो आप नहीं देख रहे हैं कि वो डिविडेंड बार बार रिपीट हो रहा है, तो एक एप्ट रेशियो नहीं निकल पाएगा क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन ऑफ डिविडेंड हो रहा है। लेकिन अगर अपन को एप्ट रेशियो निकालना है तो 2 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 डिविडेंड यील्ड होगा हमारा। द रेशियो डिपिक्ट्स द रिटर्न टू द शेयर होल्डर्स, द शेयर होल्डर व्हाट इज एक्सपेक्टेड टू द शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी, वो रेशियो ही डिपिक्ट करता है। अब शेयर होल्डर्स जनरली क्या देखते हैं? डिविडेंड और शेयर कैपिटल ग्रोथ। कैपिटल ग्रोथ जो मैंने नहीं डिस्कस किया था, वो 1200 का जो कैपिटल गेन हुआ था, नोशनल कैपिटल गेन, ये वही है। शेयर होल्डर वो देखते हैं सारी चीजें। फॉर्मूला ऑफ अर्निंग पर शेयर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, मैम आगे आएगा सब कुछ, फर्दर चैप्टर्स में बताएंगे कि वेटेड एवरेज के पीछे लॉजिक क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो, इसको भी हम बहुत आराम से बोलेंगे, प्राइस अर्निंग रेशियो, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, प्राइस विच इज प्राइस, है ना, एंड ईपीएस इज अर्निंग, तो प्राइस अर्निंग रेशियो गॉट द आंसर। प्राइस अर्निंग रेशियो इज जनरली हम निकालते हैं ऐसे, हम इसलिए निकालते हैं ताकि हम उसकी देख पाए कि शेयर की स्टॉक वैल्यूएशन सही हो रही है नहीं हो रही है, वेदर द शेयर इज अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड।
तो अगर हाई प्राइस अर्निंग रेशियो आई ना तो इसका मतलब है कि शेयर ओवर प्राइस्ड है, ठीक है, और ऐसे ही अंडर प्राइस्ड है, वाइस वर्सा हम देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन आया हमारे पास, छोटू सा क्वेश्चन है, आप देख ही सकते हैं। हम इसको डिस्कस करेंगे और बिलीव मी आप इनका आंसर खुद दे पाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। The directors of the X are comparing some of the company's years and statistics with those of Y, the company's main competitor. पहली लाइन से ये पता चला कि X और Y कंपटीशन में है, कॉम्पिटिटर्स है। X had a fairly normal year in the terms of a profit, but Y latest profit have been severely reduced by an unexceptional loss. Sorry, मैंने लगा दिए, by an exceptional loss arising from the closure of an unsuccessful डिविजन या डिसीजन होगा, ठीक है। तो डिसीजन है, सॉरी मैंने गलत पढ़ा। तो वाई का क्या हुआ, एक अनसक्सेसफुल डिसीजन हुआ, उसको बंद करने के चक्कर में वाई को लॉस हुआ है, ठीक है, और एक्स का सही चला सब कुछ। Y has a considerably higher level of financial gearing than X. Financial gearing is the ratio of debt is to equity. तो इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी की डेट ज्यादा है। ये लाइन ये दिखा रही है कि Y के पास डेट ज्यादा है as compared to X. The board is considering on the following figures. शेयर प्राइस दे रखी है हमें, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स दे रखी है, डिविडेंड यील्ड दे रखी है, प्राइस अर्निंग रेशियो दे रखा है, प्रोपोर्शन ऑफ द प्रॉफिट अर्न ओवरसीज दे रखा है हमें, ठीक है। रिक्वायर्ड, अब फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें एक्स का मैनेजर सोच रहा है, उसके हिसाब से ये क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। देयर इज समथिंग ऑड अबाउट द पीई रेशियो, द वाई हैज अ पर्टिकुलर बैड ईयर, इट पीई रेशियो शुड बी श्योरली लोअर देन आवर्स। प्राइस अर्निंग रेशियो, हमने अभी अभी फॉर्मूला देखा था, मार्केट प्राइस अपॉन ईपीएस, ठीक है। अब देखा जाए कि एक्स तो सही बोल रहा है ना कि ठीक है वाई की अर्निंग कम है, वाई को लॉस हुआ है तो उसकी अर्निंग भी कम होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा, अगर वाई की अर्निंग कम होगी तो उसका पीई रेशियो कम आना चाहिए। जाहिर सी बात है एक्स सही बोल रहा है, पर नहीं, एक्स का जो सोचना है वो कुछ ना कुछ गलत है। हमने अभी अभी डिस्कस किया था ईपीएस जो होता है वो पास्ट के ना डेटा या पास्ट की फिगर्स यूज करता है, ठीक है। तो वो जो ईपीएस हमने डिपिक्ट किया ना वो ईपीएस होगा पास्ट का डेटा। पास्ट का डेटा तो वाई का सही चल रहा था ना, और मार्केट प्राइस जो होगी, जो वाई की जो मार्केट प्राइस चल रही है वो जाहिर सी बात है कम भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन मार्केट प्राइस डिपेंड्स अपॉन द डिमांड एंड सप्लाई व्हिच इज गोइंग ऑन इन द मार्केट। वाई हैज नथिंग टू डू विद द सेम कि वाई का लॉस हुआ है नहीं हुआ। वाई का जो लॉस हुआ है वो अफेक्ट कर रहा है मार्केट को, लेकिन वो मार्केट को पता चल गया, लेकिन वो मार्केट को अफेक्ट नहीं कर रहा। वापस से रिफ्रेम करती हूँ, आपको आराम से समझ में आएगा। वाई को जो लॉस हुआ है वो मार्केट को पता तो चला है, लेकिन मार्केट ने उसके हिसाब से अपने आप को अफेक्ट नहीं किया है। जनरली मार्केट अफेक्ट कर लेता है बहुत सारी डिसीजन से, लेकिन इस बार डिसीजन से अफेक्ट नहीं किया है, तभी उसका पीई रेशियो ज्यादा आया है। तो एक्स का ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, ठीक है। सेकंड में चलते हैं। वन ऑफ द फैक्टर्स विच में एक्सप्लेन व्हाई हायर पी रेशियो इज द हाई गियरिंग लेवल। हाई गियरिंग लेवल क्या हुआ कि डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है इक्विटी से। डेट का प्रोपोर्शन अगर ज्यादा हुआ इक्विटी से तो मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो अर्निंग होगी वो कम होगी, ठीक है, क्योंकि जितना भी पार्ट हो रहा है वो प्रॉफिट का वो इंटरेस्ट को पे करने में जा रहा है ना। तो जाहिर सी बात है कि हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम होगी अगर गियरिंग लेवल ज्यादा है। और लोअर गियरिंग लेवल का भी मतलब क्या हुआ कि अगर डेट का प्रोपोर्शन ज्यादा है कम है तो हमारी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग होगी वो ज्यादा होगी, ठीक है। गियरिंग लेवल अपन ने समझ लिया। अब ये कह रहा है कि वाई का जो पीई रेशियो वो हाई है, वो इसलिए हाई है क्योंकि फाइनेंशियल गियरिंग हाई है। नहीं, फाइनेंशियल गियरिंग से तो उल्टा इफेक्ट आना चाहिए था ना, क्योंकि अगर हाई फाइनेंशियल गियरिंग होगी तो इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम होगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स की अर्निंग कम होगी तो ईपीएस कम होगी ना। तो इस हिसाब से तो नहीं, ये रीजन नहीं है। पीई रेशियो हाई क्यों है वो अपन ने अभी पहले डिस्कस किया था, क्योंकि वो शेयर की प्राइस मार्केट डिफाइन करती है, डिसाइड करती है,
तो ये जो सेकंड क्वेश्चन है वो भी फॉल्स है, ठीक है, इसका आंसर भी फॉल्स है. The comparison of our own PE ratio and the dividend yield with those of Y is not really valid. The share of the two companies have different nominal value. Nominal value से dividend yield या PE ratio पे कोई फर्क नहीं पड़ता. क्यों? क्योंकि PE रेशियो का जो फॉर्मूला है वो हमने अभी डिस्कस किया था, मार्केट प्राइस अपॉन EPS, और डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड जो हमने अर्न किया है डिविडेंड पर शेयर अपॉन एक्स मार्केट प्राइस. दे हैव नथिंग टू डू विद द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स, ठीक है. अगर नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स कुछ डिफरेंट भी हुई तो उससे इसका कोई लेना देना नहीं है कि PE रेशियो को हम कंपेयर कर रहे हैं या डिविडेंड यील्ड को हम अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो ये कंपैरिजन वैलिड है. नॉमिनल शेयर का कोई पार्ट नहीं आता. These figures will not please our shareholders. The dividend yield is below the return of an investor could currently obtain from the risk-free government bond. Government bond जनरली रिस्क फ्री होते हैं. हाँ, रिस्क फ्री होते हैं, रिटर्न भी उनपे कम मिलता है. अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो शेयर खरीदने के पीछे का मोटो भी तो ये होता है कि हमें रिटर्न ज्यादा चाहिए. तो ये सोचना कि अगर हम चलो ठीक है हमारा पैसा अच्छे से नहीं निकल पा रहा, डिविडेंड हमें हमारी इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, क्यों क्यों पैसा का शेयर्स में डालें, हम क्यों रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड्स में क्यों ना डालें, हम ये सोच रहे होंगे ना. नहीं, ये सोचना गलत है. अगर है ना आज डिविडेंड यील्ड कम है तो फ्यूचर में डिविडेंड यील्ड ज्यादा तो हो ही सकती है ना. और रिस्क फ्री गवर्नमेंट बॉन्ड में क्या होगा कि है ना सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो रिस्क फ्री है तो पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर परसेंटेज जो कि डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट है हमें सिर्फ उतना ही मिलेगा. ठीक है, इनके आंसर्स यहाँ पे लिख रखे हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक, आगे बढ़ूं? ठीक है, आगे बढ़ते हैं. हम लास्ट 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट, फिर ये चैप्टर हो जाएगा, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे आराम से. ठीक है. Our fifth topic is encouraging the achievement of the stakeholders' objectives. एक एजेंसी थ्योरी होती है. एजेंसी थ्योरी क्या होती है? शेयर होल्डर्स क्या होते हैं? बहुत होते हैं नंबर्स में, तो वो खुद जाके कंपनी के मैनेजमेंट में मदद तो नहीं कर सकते ना, तो वो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं. मैनेजर्स आर द एजेंट्स ऑफ द शेयर होल्डर्स. क्यों? क्योंकि वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं, शेयर होल्डर्स के बिहाफ में, और शेयर होल्डर के हित के लिए काम करते हैं. तो एजेंसी थ्योरी यही बोल रही है कि एजेंट कौन है? मैनेजर्स, और प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर्स. गोल कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए. गोल कॉन्ग्रुएंस में क्या होगा कि मैनेजर्स के जो गोल होंगे, जो कि है ना ऑब्वियसली किसके गोल्स हैं, क्योंकि वो शेयर होल्डर्स के लिए काम कर रहे हैं, तो जो शेयर होल्डर्स के गोल होंगे वो कंपनी के गोल्स के साथ मैच कर जाए, तभी वो कंपनी ग्रोथ कर पाएगी अच्छी तरीके से. तो दैट इज गोल कॉन्ग्रुएंस. आगे बढ़ते हैं. मैनेजरियल रेम्यूनरेशन. आगे मैं आपको बोल रही थी पर्क्स बार बार. पर्क्स के अलावा भी बहुत ज्यादा तरीके हैं मैनेजर्स को रेम्यूनरेट करने के लिए, तो हम यहाँ पे 3 एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है. सबसे पहला एग्जाम्पल है परफॉर्मेंस रिलेटेड पे. जिस मैनेजर ने जितना अच्छा काम किया उसको उसके अकॉर्डिंगली परसेंटेज में हम उसको पेमेंट दे देंगे. दैट इज परफॉर्मेंस रिलेटेड पे. सेकंड इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. जितनी भी वैल्यू उसने ऐड की है शेयर होल्डर्स की शेयर प्राइस शेयर होल्डर्स की शेयर मार्केट में शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए, दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. तो उसको उसका उतना पार्ट दे देंगे हम. दैट इज इकोनॉमिक वैल्यू एडेड. Economic value added is a measure of increase in the value of the shareholders' wealth in a period. ठीक है. स्कीम्स ये हमने डिजाइन की है. एक होता है ESOPs. ESOPs क्या करेंगे हम, कंपनी क्या करेगी, मैनेजर्स को शेयर्स दे देगी कम दाम में. ठीक है. और अगर शेयर होल्डर्स के पास शेयर्स आ जाएंगे तो उस हिसाब से वो वैसे सोचेंगे ना कि उनकी वेल्थ कैसे बढ़े. अगर उनके पास शेयर्स आ जाएंगे तो बहुत अच्छी तरीके से सोच पाएंगे. दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में? इकोनॉमिक वैल्यू एडेड में शेयर होल्डर्स मतलब मैनेजर्स शेयर होल्डर्स नहीं है, मैनेजर्स के पास शेयर्स नहीं है, तो वो क्या करेंगे, शेयर प्राइस को बढ़ाने में जितनी भी मदद कर पाएंगे उतना उनको हिस्सा मिलेगा. वेराज सेकंड में कंपनी क्या कर रही है, ESOPs दे रही है, शेयर्स दे रही है मैनेजर्स को, ताकि वो है ना शेयर की प्राइस को बढ़ाने में मदद कर पाए. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कॉर्पोरेट गवर्नेंस. कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक बहुत
इम्पॉर्टेंट टर्म है और आजकल तो बहुत ज़्यादा चल ही रहा है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या हो रहा है कि आप स्टेक होल्डर्स के ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेफर्स टू द वे ऑफ कॉर्पोरेशन इज गवर्न। कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी को हम गवर्न करेंगे। हम देख रहे हैं कि स्टेक होल्डर्स के हिसाब से बिजनेस चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा है। दैट इज ऑल अबाउट कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आगे बढ़ते हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, द लास्ट टॉपिक ऑफ our chapter। नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन शब्द से ही मतलब जा रहा है, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि प्रॉफिट के लिए नहीं काम करती है। इन ऑर्गेनाइजेशन के पास जितना भी पैसा होता है या जितना भी पैसा इनको डोनेशंस के थ्रू मिलता है ना, ये चैरिटी पे लगाती हैं, सोनली फॉर द पर्पस ऑफ चैरिटी। ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सेक्शन 8 का हमारी कंपनीज एक्ट में भी सेक्शन 8 कंपनीज जो होती हैं वो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस ही होती हैं। तो उनका काम क्या होता है कि वो है ना सिर्फ चैरिटी करें और हमारी इकोनॉमी को, हमारे डेवलपमेंट में मदद कर पाए। वैल्यू ऑफ मनी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है जो यहाँ पे काम आता है। वैल्यू ऑफ मनी में क्या होगा, 3 इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो यूज होती हैं, अप्लाई होती हैं, दैट इज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी। ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी हम तभी वैल्यू ऑफ मनी इज डिफाइंस एज गेटिंग द बेस्ट possible combination of the services from the least resources। कम से अच्छे से अच्छा हम मिल पाए। इसके लिए क्या होगा, इफेक्टिवनेस होगा। सबसे पहले इफेक्टिवनेस मतलब क्या होगा कि हम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स मीट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। एफिशिएंसी इज द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट। तो क्या होगा, जैसे है ना जैसे मान लीजिए एक रॉ मटेरियल को बनने में 2 यूनिट एक प्रोडक्ट को बनने में 2 यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है। तो ये अगर इनपुट और आउटपुट रेशियो सही बैठ रहा है तो मतलब आप सही काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कंपनी ने 3 यूनिट लगा लिए एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो वही कुछ गड़बड़ है। ठीक है। ये होती है एफिशिएंसी। इकोनॉमी क्या होता है, अटेनिंग द अप्रोप्रिएट क्वांटिटी एंड द क्वालिटी ऑफ इनपुट्स। और क्या होगा, डिजायर्ड लेवल ऑफ आपके पास आउटपुट आ जाएंगे। अगर आपके पास ये सारी चीजें हैं, इकोनॉमी, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, तो आप मतलब वैल्यू ऑफ मनी कर पा रहे हैं। वैल्यू ऑफ मनी कम से आप ज्यादा से ज्यादा डिफाइन कर पा रहे हैं। ये हुआ हमारा आज का चैप्टर। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करूंगी। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या पसंद आया या आपके कोई भी सजेशंस हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर डालिएगा। और प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फाउंडेशन लर्निंग। थैंक यू सो मच।